हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं 3 सच्ची भूतिया कहानी बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की कहानियों का। साथ ही कहानियाँ सुनाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की भूतिया कहानी यदि अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो आज की हमारी पहली कहानी अर्जुन जी की है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं यूपी के एक ज़िला ललितपुर का रहने वाला हूँ। तो यह वाक़या आज से 25 साल पहले मेरे दादाजी के साथ घटा था। तो उस समय हमारे गांव में धान, गेहूँ, साथ ही बाजरा की खेती हुआ करती थी। इसके अलावा और भी फसलों की खेती की जाती थी। लेकिन उस साल हमारे खेतों में गेहूँ की फसलें लगी हुई थी। साथ ही उस साल हमारे गेहूँ की फसलें अब पक चुकी थी। गांव के खेतों में सबके घर गेहूं की कटाई चल रही थी। तो मेरे घर पर मेरे दादा दादी, मेरे पापा के अलावा मेरी 3 बुआ भी थी। खैर उस समय मेरी बुआ तो खेत पर गेहूं काटने नहीं जाती थी, लेकिन मेरी दादी कभी कभी सुबह के 5 से 6 बजे के करीब चली जाती। तो हुआ ऐसा कि एक सुबह मेरे दादाजी सुबह के 3 बजे के करीब ही गेहूँ काटने वाले औजार, जिसे हमारे यहाँ हंसुआ कहा जाता है और जो लोहे का बना होता है, तो उसे लेकर वे चले गए। उस वक्त मेरे घर में सभी लोग सोए हुए थे। हालांकि रोज़ मेरे पापा भी दादाजी के जाने के बाद ही उठते और उनके खेत पर जाने के आधे घंटे बाद ही चले जाते थे। जिसका कारण था हमारे घर पर उस समय 3 भैंसें और शायद 1 या 2 गाय भी हुआ करती थी। इसीलिए सुबह के वक्त उन्हें भूसा या चारा पानी उन्हें देना पड़ता था और फिर वे घर पर मवेशियों को खिलाकर खेत में गेहूँ काटने चले जाते। खैर उस रात जैसे ही मेरे दादाजी खेत पर पहुँचे तो उन्हें उस रात उनके सिवा वहाँ कोई भी नहीं दिखा। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब भी वे सुबह को गेहूं काटने अपने खेतों में जाते, गांव के बहुत से लोग अपने अपने खेतों में दिखाई देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था। तो ये सब देखकर कुछ देर के लिए मेरे दादाजी हैरान रह गए। फिर वे सोचे मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ और वे गेहूँ काटने के लिए जैसे ही अभी बैठे, उन्हें उसी रात हमारे ही खेत से गेहूँ काटने की आवाज़ आई। तो मेरे दादाजी बताते हैं, जब वे उठकर खेत की दूसरी तरफ गए और टॉर्च की रोशनी में देखे तो उन्हें मेरी दादी दिखी। दादी को देखकर मेरे दादाजी हैरान रह गए। फिर वे बोले, अरे तुम तो घर पर सो रहे थे, फिर मुझसे जल्दी यहाँ कैसे आ गई? लेकिन उस रात मेरे दादाजी की बातों को सुनकर मेरी दादी चुप रही और वे बहुत जल्दी जल्दी गेहूँ काटती जा रही थी। लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि जब भी मेरी दादी गेहूँ काटने के लिए खेत में आती थी, वे इतना तेज़ गेहूँ कभी नहीं काटती थी। लेकिन मेरे दादाजी बताते हैं कि वे उस दिन एक सामान्य इंसान से भी ज़्यादा तेज़ गेहूँ काट रही थी। तभी कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद जब मेरी दादी उनसे कुछ नहीं बोली तो मेरे दादाजी पीछे पलटकर जाने ही वाले थे कि तभी टॉर्च की रोशनी में उस रात उन्होंने जो देखा, उनके बाद मेरे दादाजी सुबह के वक्त कभी गेहूँ काटने के लिए हमारे खेतों में नहीं गए। तो मेरे दादाजी बताते हैं कि उस रात मैं जैसे ही पीछे पलटकर गेहूँ काटने के लिए दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी मैं टॉर्च की रोशनी में देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और साथ ही उसके पैर काफ़ी पतले और काफ़ी टेढ़े भी थे। इसके अलावा उसके पैर में उस रात मात्र 2 ही उंगलियां थी और वो भी बिना किसी चमड़े की, मानो सिर्फ इंसानों की हड्डियां ही हो। दादाजी उसी वक्त समझ गए कि यह कोई चुड़ैल है जो मुझे यहाँ मारने आई है और यह जैसे ही गेहूँ काट कर उठेगी यह उसी वक्त मुझे मार देगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हमारे गांव के खेतों या बगीचों में बहुत बार हो चुकी है, जिसमें लोग यदि आधी रात को अकेले खेत या बगीचे में चले जाते, वे सुबह तक जिंदा नहीं आते थे। इसके अलावा जो लोग बचकर किसी तरह गांव आ भी जाते, वे लोग उसी चुड़ैल को बताते जो उनके किसी परिवार के शक्ल में दूर दराज खेतों या बगीचे में उन्हें दिख जाती थी। खैर उस रात मेरे दादाजी तुरंत ही वहाँ से भागे और सीधे अपने घर में ही आकर रुके। तो उन्होंने देखा मेरे पापा सुबह के वक्त अभी गायों को पानी पिला रहे थे। पापा मेरे दादाजी को हाँफते और डरे हुए देखे। वे समझ गए कि ज़रूर कोई दूसरी बात है। खैर इसके बाद उसी रात मेरे दादाजी अपने साथ घटने वाली सभी बातों को मेरे पापा के अलावा पूरे गांव के लोगों को भी बता दिए और यह बात आग की तरह उस साल पूरे गांव में फैल चुकी थी। इसके अलावा गांव के सभी लोगों में एक अलग ही खौफ समा चुका था और उस दिन के बाद मेरे दादाजी तो खेत पर नहीं गए, लेकिन 4 बजे के पहले और अकेले कोई भी गेहूं काटने खेत में नहीं गया।
तो दोस्तों आज इस घटना के बीते 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे दादाजी उस दिन की वह उल्टे पांव वाली चुड़ैल को याद करके या उस वाकया को बताकर सहम जाते हैं। ना जाने वह औरत कौन थी और वह इस तरह क्यों भटकती थी। आज की हमारी दूसरी कहानी विशाल जी की है, जो पंजाब के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं आपको जो ये घटना बताने जा रहा हूँ, यह मेरे साथ तब घटा था जब मैं अपने ताऊ जी के लड़के की शादी में बारात में गया हुआ था। वह जनवरी का महीना था। लगातार 1 महीने से सुबह की किरण ही नहीं दिखाई दी थी। इसके अलावा हमारी बारात पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर अम्बाला को जानी थी, जो कि हमारे गांव से ही 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हमारे यहाँ से कुल 30 गाड़ियाँ जाने वाली थी, जिसमें कुल 3 बस थी और 20 छोटी गाड़ियाँ थी। तो मैं जिस गाड़ी में बैठा था उसमें कुल 4 मेरे गांव के ही दोस्त थे और एक मैं था, यानी हम कुल 5 लोग थे। रास्ता काफ़ी लंबा था, साथ ही ठंडियों के दिन होने के कारण शाम होते ही गुप अंधेरा और धुंध छा जाता। खैर हम उस दिन यही 3 बजे के करीब अम्बाला के लिए निकल गए। तो उस वक्त हमारी गाड़ी मैं ही चला रहा था। फिर 2 से 3 घंटे चलाने के बाद मैं थकने लगा था और ऊपर से अभी रास्ता लंबा था, साथ ही अब मेरी आंखें बार बार ढकने लगी थी। उस समय यही शाम के 5 बजने वाले थे। खैर कुछ भी हो, अब गाड़ी तो मुझे ही चलानी थी, क्योंकि मेरे सिवा कार में बैठे गांव के मेरे दोस्त गाड़ी चलाना नहीं जानते थे। खैर कुछ देर तक जैसे तैसे कार 25 से 30 किलोमीटर तक ले गया कि तभी मुझे रोड के किनारे एक गांव दिखा। वह गांव रोड के किनारे ही सटा हुआ था, साथ ही उस रोड के किनारे एक नलका भी लगा था। तो जब मैं उस वक्त अपना मोबाइल देखा तो शाम के 6 बज चुके थे, चारों ओर अंधेरा था। तो मैं बोला तुम लोग यहीं बैठो, मैं उस नलका से अपनी आंखें धोकर आता हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो मैं उस समय अपनी कार को रोड के साइड खड़ा करके रोड की दूसरी तरफ चला गया। वह इलाका काफ़ी सुनसान था, मतलब हमारे चारों ओर सरसों के खेत थे। लेकिन अजीब बात यह थी, मेरे सामने ही वह गांव था, लेकिन ना तो वहाँ कोई लोग दिखे और ना ही उस गांव में कोई रोशनी आ रही थी। खैर मैं उस समय जैसे ही अपने मुंह हाथ को धोकर और रोड क्रॉस कर अपने कार के पास आया तो मैंने देखा एक औरत मेरे गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी और उसके गोद में एक छोटा बच्चा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। खैर मैं जैसे ही कार में अभी बैठा, वह मेरे पास आ गई और वह बोली, साहब कुछ खाने को है तो दे दो ना, बहुत दिनों से मैं और मेरा बच्चा भूखे हैं। तभी मेरा एक दोस्त पीछे से बोला, चल भाग यहाँ से, अरे इतनी रात को हम ही दिखे थे क्या तुझे। इस पर मैंने उसे इस तरह बातें करने से रोका और बोला, देखिए इस वक्त हमारे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ कुछ पैसे ले लीजिए और कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। लेकिन वह औरत फिर भी उदास लग रही थी, जैसे उसे उन पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर शाम को हम 7 बजे अम्बाला पहुँच गए तो देखा वहाँ सभी लोग पहुँच चुके थे, मात्र 2 ही गाड़ियाँ आनी थी, जो कुछ ही समय में वो भी आ गई। फिर हम वहाँ कुछ देर तक आराम किए और फिर शादी की क्रियाविधि स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे मेरी तबीयत अब ख़राब होने लगी थी। पहली बार तो मुझे लगा ज़्यादा देर तक गाड़ी चलाने से तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं जैसे ही उस रात अपने जेब में हाथ डाला तो मैंने देखा वे पैसे जो उस औरत को मैंने दिए थे, वे पैसे मेरे ही जेब में हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। मैं बार बार यही सोचता कि यह मेरी गलत फहमी होगी। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उस पैसों के बारे में उनसे पूछा तो वे भी हैरान रह गए। मैं उस औरत को 150 रुपये दिया था, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि 100 रुपये का एक नोट था और एक 50 रुपये का नोट था। इसके अलावा मेरे पास चेंज पैसे नहीं थे। लेकिन यह अजीबोगरीब घटना यहीं रुकने वाला नहीं था। उस रात मैं जैसे ही सोने के लिए लेटा, मेरे कानों में फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, साहब मैं और मेरे बेटे बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। तो मैं उसकी यह आवाज़ ना जाने क्यों वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कानें कब फट जाए। और मैं उसी वक्त इन सब घटनाओं को अपने पापा से बताया तो वे उसी वक्त मुझे लेकर हमारे गांव आ गए। अब सुबह हो चुकी थी। उस रात मुझे कुछ भी याद नहीं था, शायद मैं पूरी रात बेहोश था। फिर मुझे जैसे ही सुबह को होश आया तो मम्मी बताई, तुझे रात को तेरे पापा और चाचा लेकर आए हैं। खैर कुछ देर में मेरे पापा एक बाबा को हमारे घर पर लाए और जब वे मुझे देखे तो वे बोले वह कोई औरत नहीं थी, बल्कि वह एक बुरी आत्मा थी।
जो उसी नलके के पास भूख प्यास के बिना तड़प तड़प कर कभी मरी मिली थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, जिससे उसका बच्चा भी मर गया और फिर वो भी उसी रात उसी नलके के पास रात को दम तोड़ दी। और शायद यही कारण हो सकता है कि तुम भी जब उसके मांगने पर उसे और उसके बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं दिए, वे तुम्हारे पीछे लग गई। तो मैंने पूछा, बाबा मैंने तो उसे कुछ पैसे भी दिए थे। तो वे बोले पैसों की इच्छा के लिए वह नहीं मरी थी, बल्कि खाना उसका मुख्य लक्ष्य था, जिससे उसकी नहीं तो कम से कम उसके बच्चे की तो जान बच ही जाती। हाँ, कभी कभी पैसा भी ज़िंदगी की आखिरी समय में ज़िंदगी के साथ छोड़ ही देता है। बेटा अब तुम चिंता ना करो, अब वो तुम्हारे पास से चली गई है, अब तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, उस रात मेरे साथ जो भी हुआ उससे मुझे कोई मलाल नहीं था, लेकिन उस औरत की ऐसी आप बीती को सुनकर मुझे उसके और उसके बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा। खैर चलिए चलते हैं अपनी अगली कहानी पर। यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब मैं पटना के बोरिंग रोड में रहकर IIT की तैयारियां कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव बिहार के बक्सर जिला में पड़ता है, और उस वक्त जब भी मुझे किसी खाने की चीज़ जैसे चावल आटे या फिर दाल की आवश्यकता होती, मेरे चाचा जी जो गांव पर ही रहकर खेती बाड़ी करते थे, वे ट्रेन से कुछ सामान लेकर पटना आ जाया करते थे। लेकिन मैं कभी अपने गांव नहीं जाता था, क्योंकि एक तो मेरी कोचिंग की छुट्टियां बहुत कम ही होती थी, और यदि किसी त्यौहार के दिन यदि हो भी जाती फिर भी मैं गांव नहीं जाता था। खैर अपनी अपनी रुचि होती है। तो उस साल हमारे यहाँ छठ का त्यौहार आने वाला था, और हमारे बिहार में छठ पर्व बाकी सभी त्योहारों से भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हुआ यूँ कि उस समय मेरी कोचिंग की छुट्टियाँ चल रही थी। सभी लड़के 3 से 4 दिनों के लिए अपने अपने गांव जाने वाले थे। तो मैं भी सोचा घर वाले बुला ही रहे हैं, 4 दिनों तक यूं ही रूम में अकेला क्या रहना, चलो गांव से एक बार ही सही घूमकर आया ही जाए। तो मैं उसी शाम यही 4 बजे वाली ट्रेन को पटना जंक्शन से पकड़ा और 7 बजे तक गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले बक्सर स्टेशन पर उतर गया। शाम होने की वजह से उस रात काफ़ी ठंड भी थी। साथ ही मुझे एक डर उस शाम ये भी था कि ज़्यादा ठंड और रात होने की वजह से कहीं कोई ऑटो वाला ना मिले। मैं अभी ऑटो के पास ही जा रहा था कि तभी मेरे मोबाइल बज उठा। तो देखा मेरे चाचा जी थे। तो वे बोले शायद कोई ऑटो या बस ना मिले, मैं ही बाइक लेकर आ जाता हूँ। तभी उस शाम मैंने देखा एक ऑटो वाला मेरे गांव की तरफ ले जाने के लिए आवाज़ लगा रहा था। तो मैं बोला, चाचा जी ऑटो वाला मिल गया है, आप क्यों आएंगे? और मैंने फ़ोन काट दिया और जाकर उसी वक्त ऑटो में बैठ गया। खैर 10 से 12 मिनट के बाद वह ऑटो देखते ही देखते में भर गया और मेरे गांव की ओर चल दिया। फिर यही आधे घंटे में वो गांव की ओर जाने वाली चौराहों पर उतार कर वह चला गया। लेकिन वहां से अब मेरा गांव मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं बिना देर किए ही गांव की कच्ची सड़कों को पकड़कर अपने गांव की ओर जाने लगा। लेकिन मैं जैसे ही अभी कुछ ही दूर किया गया, मैंने देखा एक लड़की थी जो एक पीपल के पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से कुछ मंत्र बोले जा रही थी। और जब वह मुझे देखी, वह और भी जोर जोर से मंत्र बोलने लगी। साथ ही अब वह जल्दी जल्दी भी बोलने लगी थी, जैसे वह उस रात कोई सिद्धियाँ प्राप्त कर रही हो। मैं उसी वक्त जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगा। अब मेरी धड़कनें तेज हो चली थी कि तभी फिर मैंने देखा वह लड़की ठीक अब मेरे सामने खड़ी होकर वही मंत्र बोले जा रही थी। और वह पीपल का पेड़ जो अभी मैं उसे पीछे छोड़कर आगे आया था, अब वह मेरे सामने है। मैं इस दृश्य को देखकर समझ गया कि आज मेरी यह आखिरी रात है। मैं बार बार वहाँ से भागता और उस पीपल और उस लड़की को अपने पीछे छोड़ता जाता, लेकिन फिर मैं देखता वह पीपल वाली लड़की फिर मेरे सामने होती। मैं समझ गया कि मैं छलावे के जाल में फंस चुका हूँ। तभी मुझे ख्याल आया मेरा फ़ोन, और जब मैं अपने चाचा के पास फ़ोन लगाया और उन्हें उस रात वाली सभी घटनाओं को बताया, वे उसी वक्त बाइक लेकर 5 मिनट में ही मेरे पास आ गए। और जब मेरे चाचा वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा वह पीपल का पेड़ गायब था, साथ ही वहाँ कोई लड़की नहीं थी। तो जब इस घटना के बारे में मैं अपने चाचा को बताया तो वे बोले, तुमने जो देखा वो सच ही देखा। इस रोड के किनारे आज से 3 साल पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसमें एक लड़की फांसी लगाकर सुबह के वक्त मरी हुई मिली थी। हालांकि उसके फांसी लगाने का क्या कारण था यह तो कोई नहीं जान सका, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह आने जाने वाले लोगों को दिखाई देने लगे और साथ ही वह परेशान भी करने लगी। हालांकि इन सब घटनाओं को देखकर वहाँ पूजा भी करवाया गया, लेकिन फिर भी वह लड़की नहीं गई और देर रात को आने जाने वाले लोगों को दिखाई ही देती थी। इसी कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया ताकि वो दिखाई ना दे, लेकिन आज फिर वह दिखाई देने लगी है। वह तो तुमने ठीक किया कि मुझे सही समय पर फ़ोन कर दिया, वरना कुछ देर के बाद तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती थी।
तो दोस्तों आज की हमारी कहानियाँ यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो। तो आप नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सही समय पर हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।